बहुत समय पहले शिवपुर नाम के एक छोटे और सुंदर गांव में दो सहेलियां रहती थीं। एक का नाम काजल था और दूसरी का नाम नंदिनी। दोनों की दोस्ती पूरे गांव में मिसाल मानी जाती थी। लोग कहते थे कि अगर एक दिखे तो दूसरी आसपास जरूर होगी। सुबह नदी पर जाना हो, जंगल से लकड़ियां लानी हो या खेतों की पगडंडी पर घूमना हो, दोनों हमेशा साथ रहती थी। एक सुबह ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। दोनों सिर पर टोकरी रखे जंगल की तरफ जा रही थी। नंदिनी, एक बात पूछूं? अगर किसी दिन मैं तुझसे मिलने ना आऊं, तो तुझे मेरी याद आएगी ना? मुझे तो लगता है तेरे बिना मेरा पूरा दिन ही अधूरा रह जाएगा। याद? अरे पगली, तू ना मिले तो मेरा किसी काम में मन ही नहीं लगता। तू मेरे साथ रहती है तभी हर रास्ता आसान लगता है। दोनों हंसते हंसते जंगल पहुंच गईं और लकड़ियां इकट्ठी करने लगी। काम करते हुए भी उनकी बातें खत्म नहीं हो रही थी। कुछ देर बाद दोनों नदी पर पानी भरने पहुंची। घड़े भरते भरते नंदिनी अचानक चुप हो गई। क्या हुआ? अभी तक तो हंस रही थी, अचानक इतनी चुप क्यों हो गई? बस कभी कभी सोचती हूँ, अगर मेरी शादी हो गई तो मैं तुझसे दूर कैसे रीचूंगी। मुझे ये सोचकर ही डर लगने लगता है। ऐसी बातें मत किया कर। तेरी शादी होगी तो सबसे ज्यादा अगर कोई रोएगा तो वो मैं होऊंगी। तू मेरी सहेली नहीं, मेरी आदत बन चुकी है। ये सुनकर नंदिनी की आंखें नम हो गईं। उसने काजल का हाथ पकड़ लिया और दोनों मुस्कुरा दी। शाम को काजल अपने घर पहुंची। उसकी माँ सुशीला ने उसे देखते ही हंसते हुए कहा, काजल, तू अपने घर कम और नंदिनी के घर ज्यादा रहती है। कभी कभी तो लगता है तू मेरी नहीं, उसी की बेटी है। अम्मा, वो मेरी सबसे अच्छी सहेली है। उसके बिना मेरा मन ही नहीं लगता। दोस्ती अच्छी बात है बेटी, लेकिन एक दिन उसकी शादी हो जाएगी, तब तू क्या करेगी? तो मैं भी उसके साथ चली जाऊंगी। अगर किसी ने रोका तो वहीं अपना भी घर बसा लूंगी। उसकी बात सुनकर पूरा घर हंस पड़ा। अगले दिन काजल हमेशा की तरह नंदिनी के घर पहुंची। दरवाजे पर उसकी माँ कमला खड़ी थी। आ गई मेरी दूसरी बेटी। जब तू नहीं आती ना, तब नंदिनी का चेहरा उतर जाता है। अम्मा बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर काजल एक दिन ना मिले तो पूरा दिन सूना सूना लगता है। भगवान करे तुम्हारी दोस्ती हमेशा ऐसी ही बनी रहे। लेकिन समय के साथ हर बेटी को एक दिन अपने ससुराल जाना ही पड़ता है। चाची, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। दोनों सहेलियां एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दी। उन्हें क्या पता था कि आने वाला समय उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा लेकर आने वाला है। समय धीरे धीरे बीतता गया। अब नंदिनी की उम्र शादी लायक हो चुकी थी। गांव की औरतें भी उसके रिश्ते की बातें करने लगी थी। जब भी कोई रिश्तेदार घर आता, सबसे पहले यही पूछता, अभी तक नंदिनी की शादी नहीं हुई? ये बातें सुनकर नंदिनी बाहर से तो मुस्कुरा देती, लेकिन अंदर ही अंदर परेशान रहने लगी। एक शाम दोनों सहेलियां खेतों के पास पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठी थीं। हल्की हवा चल रही थी और सूरज ढलने लगा था। काजल, अब मुझे अपनी शादी की चिंता होने लगी है। माँ बाबा मेरी वजह से हर समय परेशान रहते हैं। मुझे सबसे ज्यादा उनका उदास चेहरा देखकर दुख होता है। इतनी चिंता मत कर। भगवान ने तेरे लिए भी अच्छा घर और अच्छे लोग जरूर लिखे होंगे। बस थोड़ा धैर्य रख, सब ठीक होगा। जब तू मेरे साथ होती है ना, तब सच में हिम्मत मिलती है। वरना कभी कभी लगता है जैसे मेरी वजह से घर वाले दुखी हैं। और जिस दिन तेरी शादी होगी, सबसे ज्यादा नाचने वाली भी मैं ही रहूंगी। बस शादी के बाद मुझे भूल मत जाना। दोनों फिर हंस पड़ी। कुछ दिनों बाद नंदिनी के घर एक रिश्ता आया। लड़के का नाम विक्रम था। वो पास के गांव रामगढ़ का रहने वाला था। घर में उसकी माँ और बड़ी बहन रहती थीं। पहली नजर में परिवार बहुत सीधा सादा लग रहा था, लेकिन उनके मन में लालच भरा हुआ था। अगले दिन लड़के वाले नंदिनी को देखने उसके घर पहुंचे। नंदिनी के माता पिता ने उनका आदर सत्कार किया। कुछ देर बाद लड़के की माँ ने बात शुरू की। देखिए, हमें बात घुमा फिराकर करना पसंद नहीं। शादी अच्छे से होनी चाहिए। आजकल लोग बेटी के साथ अच्छा सामान भी देते हैं। हमें भी कोई कमी नहीं चाहिए। बहन जी, हम साधारण लोग हैं। जितनी हमारी हैसियत होगी उतना जरूर करेंगे। बस हमारी बेटी को हमेशा खुश रखिएगा। हमें बाद में कोई बहाना नहीं सुनना। जो भी करना है शादी से पहले साफ साफ कर दीजिए। उनकी बातें सुनकर नंदिनी के माता पिता एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्हें रिश्ता टूटने का डर सताने लगा। उधर नंदिनी अपने कमरे में बैठी थी। उसे बाहर हो रही इन बातों की कोई खबर नहीं थी। मेहमानों के जाने के बाद वो अपनी माँ के पास आई। अम्मा, लड़का मुझे अच्छा लगा। बहुत शांत स्वभाव का लग रहा था। क्या सच में मेरी शादी अब तय हो जाएगी?
अगर भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द तेरी डोली उठेगी बेटी। बस तू हमेशा खुश रहना, यही हमारी सबसे बड़ी दुआ है। उन्होंने जितनी उम्मीदें रखी हैं उन्हें पूरा करना आसान नहीं है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अगर जरूरत पड़े तो हमारी बची हुई जमीन भी बेच देंगे। बेटी की खुशी से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। पिता की आंखें भर आईं। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस रिश्ते को वे अपनी बेटी की खुशियों का रास्ता समझ रहे थे, वही रिश्ता आगे चलकर उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाला था। अगली सुबह काजल हमेशा की तरह नंदिनी को लेकर नदी पर पानी भरने गई। आज नंदिनी के चेहरे पर अलग ही चमक थी। दोनों घड़े भरने के बाद किनारे बैठ गईं। काजल, अभी भी मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी शादी तय हो गई है। सारी रात नींद नहीं आई, बस यही सोचती रही कि अब मेरी भी नई जिंदगी शुरू होने वाली है। खुशी तो बहुत है, लेकिन दिल में थोड़ा डर भी बैठा हुआ है। डरने की कोई बात नहीं है। तू जहाँ भी जाएगी वहाँ सबका दिल जीत लेगी। लेकिन एक बात याद रखना, शादी के बाद अगर मुझे भूल गई ना, तो मैं बिना बताए तेरे ससुराल पहुँच जाऊंगी और सबको बता दूंगी कि मेरी सहेली मुझे छोड़कर बैठी है। तुझे भूलना मेरे बस की बात नहीं है। तू मेरी जिंदगी का ऐसा हिस्सा है जिसे मैं कभी अलग नहीं कर सकती। जहाँ भी रहूंगी सबसे पहले तेरी ही बातें करूंगी। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दी और फिर घर लौट आईं। धीरे धीरे शादी का दिन भी आ गया। पूरे गांव में खुशी का माहौल था। हर घर रोशनी से सजा हुआ था। लेकिन इन खुशियों के पीछे नंदिनी के माता पिता की चिंता कोई नहीं देख पा रहा था। उन्होंने बेटी की शादी के लिए अपनी बची हुई जमीन तक बेच दी थी। उधर काजल सुबह से ही शादी की तैयारियों में लगी हुई थी। कभी मेहमानों का स्वागत करती, कभी दुल्हन बनी नंदिनी के पास जाकर उसे हंसाने की कोशिश करती। कुछ देर बाद वो कमरे में पहुंची जहां नंदिनी दुल्हन के जोड़े में बैठी थी। आज तुझे देखकर बहुत खुशी भी हो रही है और दिल रो भी रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी अपनी बहन आज मुझसे दूर जा रही है। सच कहूँ, आज पहली बार हमारी दोस्ती से डर लग रहा है। अगर तू ऐसे रोएगी ना तो मैं खुद को बिल्कुल संभाल नहीं पाऊंगी। तू हमेशा मेरी ताकत रही है। चाहे मैं कहीं भी चली जाऊं, हमारी दोस्ती कभी नहीं बदलेगी। दोनों गले लगकर रोने लगी। उधर बारात भी गांव पहुंच चुकी थी। विक्रम का परिवार बड़े गर्व से मंडप में बैठा था। दहेज का सामान देखकर उनकी नजरें बार बार उसी तरफ जा रही थीं। माँ, मुझे तो लग रहा था इससे कहीं ज्यादा मिलेगा। खैर, अभी तो शादी हुई है, धीरे धीरे बहू से सब कुछ मंगवा लेंगे। बिल्कुल, अभी जल्दी किस बात की है? बहू अब हमारे घर आ रही है। प्यार से नहीं मानेगी तो दबाव डालेंगे। आखिर लड़की वाले कब तक मना करेंगे? पास बैठा विक्रम ये सब सुन रहा था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। शादी की सारी रस्में पूरी हो गईं। अब विदाई का समय आ चुका था। नंदिनी अपनी माँ से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। अम्मा, मेरा बिल्कुल जाने का मन नहीं कर रहा। आप सबको छोड़कर मैं कैसे रहूंगी? मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब मुझे अपना घर छोड़ना पड़ेगा। बेटी, हर लड़की को एक दिन अपने नए घर जाना पड़ता है। बस हमेशा सबका सम्मान करना और अपनी मुस्कान कभी मत खोना। हमारी दुआएं हमेशा तेरे साथ रहेंगी। उधर काजल घर के कोने में बैठकर लगातार रो रही थी। उससे अपनी सबसे प्यारी सहेली की विदाई देखी ही नहीं जा रही थी। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि ये विदाई सिर्फ दूरी की नहीं, बल्कि नंदिनी की कठिन परीक्षाओं की शुरुआत थी। विदाई के बाद नंदिनी अपने ससुराल पहुंच गई। गांव की औरतों ने नई बहू का स्वागत किया। घर में कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। रिश्तेदार आते, नई बहू की तारीफ करते और नंदिनी भी पूरे मन से सबकी सेवा करती। उसे लगने लगा था कि शायद भगवान ने उसकी किस्मत सच में बदल दी है। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी। एक सुबह नंदिनी रसोई में नाश्ता बना रही थी। तभी बाहर आंगन में उसकी सास शारदा और ननद पायल बैठकर आपस में बातें करने लगी। नंदिनी काम करते करते उनकी बातें साफ सुन रही थी। माँ, शादी में जितना सामान आया है उससे क्या होगा? आपने तो कहा था कि लड़की वालों के पास काफी कुछ है। मुझे तो लगता है उन्होंने जानबूझकर बहुत सी चीजें रोक ली हैं। अगर अभी से थोड़ा दबाव बनाया जाए तो आराम से बाइक भी आ जाएगी और पैसे भी। तू बिल्कुल सही कह रही है। बहू अभी नई है, इसलिए चुप रहती है। कुछ दिन और गुजरने दे, फिर इसे समझाएंगे कि इस घर में रहने के लिए हमारी हर बात माननी पड़ेगी। अगर अपने बाप से प्यार करती है तो उनके पास से सब कुछ मंगवा कर ही रहेगी। ये सुनकर नंदिनी के हाथ कांप गए। जिस घर को उसने अपना समझा था, वहाँ उसके लिए प्यार नहीं,
सिर्फ लालच था। थोड़ी देर बाद शारदा ने ऊंची आवाज में उसे बुलाया। बहू, आज ही अपने पिता से बात कर लेना। कहना कि विक्रम के लिए एक नई मोटरसाइकिल और कुछ नकद पैसे भेज दे। शादी में जो दिया था उससे कोई खास फायदा नहीं हुआ। आखिर बेटी की शादी में मायके वालों को अपनी इज्जत भी तो दिखानी चाहिए। माँ जी, मेरे बाबा ने मेरी शादी के लिए अपनी आखिरी जमीन तक बेच दी थी। उन्होंने अपनी हैसियत से कहीं ज्यादा किया है। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा। मैं उनसे दोबारा कुछ मांगूंगी तो वो अंदर से टूट जाएंगे। कृपया मुझसे ऐसा मत कहिए। बहुत जल्दी अपने मायके वालों की तरफदारी करने लगी हो। याद रखो, अब यही तुम्हारा ग्रुपोज है। यहाँ वही होगा जो हम चाहेंगे। अगर इस घर में चैन से रहना है तो अपनी जुबान कम और हमारी बात ज्यादा सुनना सीख लो। उस दिन के बाद उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। सुबह अंधेरा रहते ही उसे जगा दिया जाता। पूरे घर की सफाई, खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े साफ करना और बाकी सारे काम उसी के जिम्मे थे। पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी उसे एक मीठा शब्द तक सुनने को नहीं मिलता। एक दिन वो आंगन में बैठी बर्तन धो रही थी। लगातार काम करते करते उसके हाथ छिल चुके थे। तभी पायल गंदे कपड़ों का बड़ा ढेर उसके सामने पटक गई। भाभी, ये कपड़े भी धो देना और जल्दी करना, मुझे शाम तक सब चाहिए। वैसे भी तुम पूरे दिन करती ही क्या हो? बहू बनकर आई हो तो घर का सारा काम सीखना ही पड़ेगा। यहाँ आराम करने नहीं, जिम्मेदारियाँ निभाने आई हो। नंदिनी बिना कुछ बोले कपड़े उठाने लगी। उसके आंसू पानी में गिर रहे थे, लेकिन किसी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। रात को विक्रम कमरे में आया। नंदिनी ने हिम्मत जुटाकर उससे अपने मन की बात कही। सुनिए, मैं सुबह से रात तक इस घर के लिए काम करती हूँ, फिर भी माँ जी और दीदी हर बात पर मुझे ताने देती हैं। बार बार मायके से पैसे मांगने को कहती हैं। मेरे बाबा सच में अब कुछ देने की हालत में नहीं है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप एक बार मेरी बात समझने की कोशिश करें। तुम हर छोटी छोटी बात का रोना लेकर बैठ जाती हो। माँ अगर कुछ मांग रही हैं तो उसमें गलत क्या है? आखिर शादी के बाद लड़की वालों की भी कुछ जिम्मेदारी होती है। बेहतर यही होगा कि जितना कहा जाए उतना करती रहो। घर में बेवजह की बहस किसी के लिए अच्छी नहीं होती। ये सुनकर नंदिनी के दिल का आखिरी सहारा भी टूट गया। काश आज काजल मेरे पास होती। मैं उससे अपने दिल का सारा दर्द कह देती। यहाँ तो कोई मेरी बात सुनना भी नहीं चाहता। लेकिन मैं अपने माँ बाबा को कुछ नहीं बताऊंगी। उन्होंने मुझे मुस्कुराते हुए विदा किया था। मैं उन्हें रोने की वजह कभी नहीं बनने दूंगी। समय बीतता गया। कई महीने गुजर गए, लेकिन नंदिनी की जिंदगी में कुछ भी नहीं बदला। जब भी वो पानी भरने गांव के कुएं पर जाती, वहां उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग औरत गोमती काकी से हो जाती। काकी हमेशा उसके चेहरे की उदासी पढ़ लेती थीं। बेटी, तेरी आंखें हर दिन कुछ नया दर्द कहती हैं। तू चाहे जितना मुस्कुरा ले, लेकिन एक माँ जैसी औरत से अपना दुख छिपा नहीं सकती। अगर तेरे साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसे अकेले मत सह। जुल्म करने वालों की हिम्मत तभी बढ़ती है जब सामने वाला चुप रहता है। काकी, मैं सब समझती हूँ, लेकिन अगर मैंने अपने माँ बाबा को सच बता दिया तो वो जीते जी टूट जाएंगे। उन्होंने मेरी शादी के लिए सब कुछ बेच दिया। मैं उनकी बची हुई खुशियाँ भी उनसे नहीं छीन सकती। बस यही सोचकर हर दर्द सह लेती हूँ। गोमती काकी ने उसके सिर पर हाथ रखा, लेकिन उनके पास भी उसकी तकलीफ का कोई इलाज नहीं था। उधर काजल अपनी पढ़ाई पूरी करने में पूरी मेहनत से लगी हुई थी। उसे क्या पता था कि उसकी सबसे प्यारी सहेली मुस्कुराहट के पीछे कितना बड़ा दर्द छिपाए बैठी है। समय बीतता गया। नंदिनी ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उसे लगा था कि शायद बच्ची के आने से घर का माहौल बदल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब उसकी सास और ननद उसे बेटी होने का ताना देने लगी। ऊपर से दहेज की मांग भी पहले जैसे ही जारी रही। नंदिनी अपनी बच्ची को सीने से लगाकर हर दर्द चुपचाप सहती रही। उधर काजल ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। अपनी मेहनत के दम पर उसे शहर के एक बड़े अस्पताल में नर्स की नौकरी मिल गई। पूरे परिवार में खुशी का माहौल था, लेकिन उस खुशी के बीच उसे अपनी बचपन की सहेली नंदिनी की बहुत याद आने लगी। अगले ही दिन काजल नंदिनी से मिलने उसके ससुराल पहुंच गई। काजल, मैं हर दिन यही सोचकर चुप रही कि मेरे माँ बाबा को कोई दुख ना मिले। मैंने हर ताना सहा, हर अपमान सहा, लेकिन अब मेरी हिम्मत जवाब देने लगी है। मुझे अपने लिए नहीं, अपनी बेटी के भविष्य के लिए डर लगने लगा है। मैं नहीं चाहती कि वो भी एक ऐसे माहौल में बड़ी हो जहाँ सम्मान से ज्यादा लालच की कीमत हो।
तूने बहुत सह लिया नंदिनी। अब एक भी आंसू अकेले नहीं बहाना पड़ेगा। मैं आज भी वही बचपन वाली काजल हूँ। फर्क बस इतना है कि अब मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ। तेरे साथ जो गलत हुआ है उसे अब और नहीं होने दूंगी। सबसे पहले हम तेरे माँ बाबा को सब सच बताएंगे, फिर जो सही होगा वही करेंगे। काजल नंदिनी को लेकर उसके मायके पहुंची। अपनी बेटी की हालत देखकर उसके माता पिता की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने पहली बार जाना कि उनकी बेटी इतने समय से कितना बड़ा दुख अकेले सह रही थी। बेटी, हमें माफ कर दे। हम यही समझते रहे कि तू अपने घर में खुश है। अगर हमें तेरे दर्द का थोड़ा सा भी एहसास होता तो हम तुझे एक पल भी वहां नहीं रहने देते। अब तू अकेली नहीं है। जो भी होगा हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे। इसके बाद परिवार ने हिम्मत दिखाई और दहेज के लालची लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। जांच के बाद नंदिनी को न्याय मिला। वो अपनी बेटी के साथ सम्मान और सुकून की नई जिंदगी शुरू करने लगी। कुछ महीनों बाद दोनों सहेलियां फिर उसी नदी किनारे बैठी थी जहां बचपन में साथ रहने के सपने देखा करती थी। आज मुझे समझ आया कि सच्चा रिश्ता वही होता है जो मुश्किल वक्त में भी साथ ना छोड़े। अगर तू उस दिन मेरा हाथ पकड़कर मेरे साथ ना खड़ी होती तो शायद मैं कभी हिम्मत ही नहीं जुटा पाती। तू सिर्फ मेरी सहेली नहीं, मेरी सबसे बड़ी ताकत है। दोस्ती का मतलब सिर्फ साथ हंसना नहीं होता। दोस्ती का असली मतलब है जब पूरी दुनिया मुंह मोड़ ले तब भी एक दोस्त बिना कुछ सोचे तुम्हारे साथ खड़ा रहे। और मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी। दोनों मुस्कुरा उठी। पास में नंदिनी की छोटी सी बेटी खेल रही थी। डूबते सूरज की सुनहरी किरणों के बीच दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। यहीं से उनकी जिंदगी का नया सफर शुरू हुआ। हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। यदि ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर कर दें। इससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। आप मेरी कहानी को जल्द देख पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।